लाख टके की बात में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां चूड़ी वाले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन भी सड़कों पर हैं अपनी मांग के साथ। प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठी, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार। ये तस्वीरें इंदौर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। यहाँ चूड़ी वाले की पिटाई और उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस मैदान में उतर गई। राजवाड़ा से लेकर कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे कांग्रेसियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। जिस तरह से प्रदेश के अंदर वातावरण बनाया है, आम जनता इनसे परेशान है। आज बहुत ज्वलंत समस्याएं प्रदेश के अंदर है। चाहे आप कोरोना से लोगों ने अपनों को खोया है, आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अपनों को या अपने यार दोस्तों को खोया है। महंगाई आज चरम सीमा पे है। देख लीजिए कि आज की सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए लोगों में किस तरह का इनके मन में जो भय है जनता के प्रति, कि जनता समझ गई है, तो इनको ये लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। दरअसल 2 दिन पहले इंदौर में चूड़ीवाले की हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पिटाई की थी। आरोप है कि चूड़ीवाले ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस ने चूड़ीवाले के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस चूड़ीवाले के बहाने सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन भी चूड़ीवाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। रीगल चौराहे पर हिंदू जागरण मंच और कई हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली। चूड़ीवाले का मामला और लव जिहाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने डीआईजी कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन पर सख्ती दिखाई। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। लेकिन चूड़ीवाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं? और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कानून बनाया हमारी सरकार ने, यही कानून बना कि आप अपने नाम को, अपने धर्म को छिपाकर लोगों को अपने पास कनेक्शन में लाते हैं, और उसके बाद उनके साथ जो आप करते हैं, ये जो चूड़ी बेचने वाला 2 आईडी क्यों रखा भाई? नाम बदल करके क्यों रखा आपने? तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इस समाज में भी इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है। पुलिस का दावा है कि चूड़ीवाले के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं। आरोपी चूड़ीवाला यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला है। इसीलिए मध्य प्रदेश की पुलिस आधार कार्ड की जांच करने के लिए हरदोई पहुंच चुकी है। सबूत जमा किए जा रहे हैं और जानकारी जुटाई जा रही है कि इस चूड़ीवाले का असली खेल है क्या। टीम न्यूज़ नेशन। देश की राजधानी दिल्ली में आखिर स्कूल कब खुलेंगे? न्यूज़ नेशन लगातार इस सवाल को उठाता रहा। अब एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कहा जा रहा है कि स्कूल खोलने की सिफारिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी, देर भी हुई और क्या दुरुस्त भी आए हैं? दिल्ली में जल्द खुल सकते हैं स्कूल। स्कूल खोलने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। एक्सपर्ट कमेटी ने की स्कूल खोलने की सिफारिश। कमेटी की सिफारिश है कि सभी कक्षाओं के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। सबसे पहले सीनियर क्लास के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और फिर जूनियर। हालांकि इस पर आखिरी फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में होगा। दिल्ली में जल्द खुल सकते हैं सभी स्कूल। डीडीएमए ने जो कमेटी बनाई थी स्कूल खोले जाने को लेकर, उस पर उसकी सिफारिशें आ गई हैं और सिफारिशों के मुताबिक जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें बच्चों के स्कूल खोलने की सिफारिश की गई है, यानी कि तमाम स्कूल खोले जाएं। जो दरवाजे बंद थे स्कूल के, वो उम्मीद जगी है कि खुल सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो डीडीएमए की बैठक में लिया जाएगा। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो बैठक है उसी में निर्णय होगा कि आखिर स्कूल कब और कैसे खोले जाएं। लेकिन जो सिफारिशें आई हैं, जो कमेटी बनाई गई थी खुद डीडीएमए द्वारा, उसकी सिफारिशें तो यही कहती हैं कि वक्त आ गया है जब स्कूल खोले जाएं। दिल्ली में स्कूल खोलने की मांग लगातार उठ रही है। कोरोना की सेकेंड वेव के बाद अब दिल्ली में मॉल, बाजार, सिनेमा हॉल सब कुछ खुल चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल खोलने में इतनी देरी क्यों, जबकि केजरीवाल सरकार के एजेंडे में स्कूल एजुकेशन सबसे ऊपर है। बावजूद इसके स्कूलों में ताला अब तक क्यों लगा है?
अभी जो दूसरे स्टेट से एक्सपीरियंसेस आए वो थोड़े से मिक्स्ड से हैं। सो अभी भी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज बच्चों के साथ किसी भी तरह का हम लोग वो नहीं लेना चाहते। हम भी जल्दी से जल्दी स्कूल खोलना चाहते हैं। तो जब भी कोई इस बारे में अगला निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। देश के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में स्कूल खोले जाने को लेकर दिल्ली सरकार छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स से पहले ही सुझाव मांग चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 के करीब सुझाव आए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों ने स्कूल खोलने की सिफारिश की है। बहुत अच्छा डिसीजन है। पिछले 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं। बच्चों का उस लेवल पे मेंटली ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जो वो स्कूल जाके ही कर सकते हैं। पढ़ाई भी फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप के माध्यम से हो रही है, जिससे बच्चों की आंखों पे और सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बच्चे स्कूल्स जाते हैं, उनको बहुत कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। सर खुलना चाहिए स्कूल। ऑनलाइन में इतनी सर पढ़ नहीं पाते बच्चे। अच्छा। हाँ सर, क्योंकि 3 दिन बच्चे हैं सर, पढ़ने में नेट इतना, फिर मोबाइल भी इतना, कहाँ से सर कर पाएंगे गरीब इंसान। स्कूल तो खुलना चाहिए सर। मतलब पेरेंट्स स्कूल खोलने के पक्ष में, बच्चे स्कूल आना चाहते हैं और अब एक्सपर्ट कमेटी भी स्कूल खोलने की सिफारिश कर चुकी है। तो फिर स्कूल खोलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक तबका ऐसा था कांग्रेस को कवर करने वाला, एक तबका ऐसा था जो लगातार मान रहा था कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में अगला चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आज साफ कर दिया, वो बड़ा बयान देकर, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का किंग सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर। सत्यता यह है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव होगा। पंजाब में कांग्रेस का एक ही कैप्टन है और वो है अमरिंदर सिंह। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। सिद्धू जरूरी तो है, लेकिन पार्टी के लिए सब कुछ नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की ये दो टूक क्या सिद्धू को साफ संदेश है? क्या पंजाब कांग्रेस का कैप्टन बनने की ख्वाहिश पाले सिद्धू हिट विकेट तो नहीं हो गए, या फिर विधानसभा चुनाव में सीएम फेज बनने की गुरु की योजना को पलीता लग गया है? पिछले दिनों से दावा किया गया था कि पंजाब कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत पर उतर आए। खबरों के मुताबिक ये विधायक अगला विधानसभा चुनाव कैप्टन की लीडरशिप में नहीं लड़ना चाहते थे। इसी मसले को आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश में बागी विधायकों और मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मिला। यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में। और विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास। लेकिन देहरादून में कैप्टन विरोधी मंत्रियों और विधायकों की बैठक से पहले हरीश रावत ने दो टूक ऐलान कर दिया कि पंजाब का कैप्टन एक ही है। हरीश रावत ने बड़ी साफगोई से कैप्टन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले और बागियों का नेतृत्व करने वाले सिद्धू को बता दिया कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई है, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं सौंप दी गई। ये सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं। साफ है, आलाकमान सिद्धू को ज्यादा छूट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि हरीश रावत के बयान के बावजूद सिद्धू खेमा सरेंडर की मूड में नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिर मलाई खाने क्यों दी? अगर ऐसी बातें करते हैं तो मेरा ख्याल ऐसी बातें हमें बड़ी सुहृदता से, हमें बड़ी मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। आप नहीं बोल, आप मानोगे, आप नहीं मानते हैं, आप ये बोलते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हटने चाहिए। मैं कभी किसी को हटाने की, मैं हटाने वाला कौन हूँ? ये तो सारे विधायक अगर बनाएंगे तो बनेंगे, अगर सारे विधायक चाहेंगे, क्योंकि जब मेजॉरिटी की बात आती है तो विधायकों सब की बात आती है। मतलब आप शक्ति प्रदर्शन फिर करोगे? शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है दोस्त, पर बात इश्यूज की है। विरोध की आवाज उठी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट भी अब खुलकर सामने आ गया है। सीएम की पत्नी और पटियाला सांसद परिणीत कौर ने बागी तेवरों वालों से साफ पूछ लिया कि जो अब आवाज उठा रहे हैं वो 4.5 साल चुप क्यों थे।
पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने? ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए। और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है, अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। पंजाब में सिद्धू कैप्टन के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। हालांकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने पर लगा था कि पंजाब कांग्रेस में अब ऑल इज वेल, लेकिन एक बार फिर कैप्टन के खिलाफ सिद्धू गुट मैदान में उतर गया है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर और देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी मुद्दे पर है आज की देश की बहस। सवाल यह कि सिद्धू के सलाहकार पर पंजाब से दिल्ली तक आखिर घमासान क्यों? देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को विवादित टिप्पणी मामले में शर्तों के साथ जमानत मिल गई, लेकिन राणे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। नारायण राणे के एक बयान के बाद कल का दिन महाराष्ट्र की सियासत में बेहद सरगर्म रहा। मुंबई से नासिक तक बीजेपी और शिवसेना समर्थकों के बीच झड़प हुई, हंगामा बरपा। नारायण राणे गिरफ्तार किए गए और फिर देर रात उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। लेकिन ये जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। नारायण राणे को ये कहा गया है कि वो 31 अगस्त और 13 सितंबर ये 2 तारीखों को रत्नागिरी कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि वो इस किस्म की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो इस किस्म की हिदायतें देकर नारायण राणे को जमानत दी गई है। राणे की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला अब सूबे की सियासत में बहस का मुद्दा बन गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई का नतीजा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से बौखलाकर महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्रवाई की। तो एक वाक्य का एक दृष्टि से पूरा गलत अर्थ निकालकर केंद्रीय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तारी करना यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सत्ता का दुरुपयोग है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। राणे साहब की यात्रा को जिस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा था, इससे सत्ताधारी घबर गए और यह यात्रा आगे जाती, रत्नागिरी जिला, सिंधुदुर्ग जिला, तो और प्रतिसाद मिलता। तो उसके पहले यह यात्रा रोकने का प्रयत्न हुआ। यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा चलेगी। महाड की अदालत से बेल मिलने के बावजूद जुहू में नारायण राणे के घर पर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया है। कल जुहू में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। ये नारायण राणे का घर, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लाटून जो है वो भी यहाँ पर देखिए रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि शिवसैनिक बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे ना हो और किसी किस्म का हुड़दंग ना मचाएं। कुल मिलाकर नारायण राणे की तरफ से अब यह प्रतिक्रिया आ रही है कि ये सब कुछ जो किया गया है वो राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनसे एक किस्म से बैर ले लिया गया है और इसी वजह से उन पर यह पुलिसिया कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर जिस तरीके से दोनों ही खेमों की तल्खियाँ अब खुलकर सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये विवाद जल्दी थमने का नाम लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब बात बिहार की और सवाल ये कि क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में ऑल इज वेल? जवाब है नहीं। जेडीयू के विधायक ने बिहार के डिप्टी सीएम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों के बीच राजनीतिक तल्खियां बढ़ चुकी हैं। 52 घर टूटने पर इसका पैरवी करने नहीं टूटने देंगे, इस एसडीओ को भगा देंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। सुशासन बाबू के लेफ्टिनेंट की जुबान क्या खुली? गठबंधन सरकार में हड़कंप मच गया। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने सरेआम डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पर 30 लाख की वसूली का आरोप लगाया। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसकी जांच करवा ले सरकार, पता चल जाएगा। गोपाल मंडल अपने बड़बोलेपन की वजह से कुख्यात है, लेकिन डिप्टी सीएम पर 30 लाख की वसूली का आरोप लगने से बिहार बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और सारे विषयों पर जांच होनी चाहिए। मामला संगीन देख जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हमारे संज्ञान में आया है ये बात
निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। सीधे बिहार के डिप्टी सीएम को टारगेट करने के बाद बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में दरार सी आगे लगती है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन अब तक दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की खटपट नहीं देखी गई। हालांकि इस बार गठबंधन के बीच जारी उठापटक कुछ अलग ही इशारा कर रही है। जी न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी की सियासत गर्माती जा रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे निधन पर सियासत देखी जा रही है, बताते हैं आपको। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देकर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव। बीजेपी ने बताया ओबीसी का अपमान। कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा निकालने की योजना बना रही है बीजेपी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि के बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आखिर ये कांग्रेस के नेता कहां सो रहे हैं जो रोज बात बात पर ट्वीट किया करते हैं? आम आदमी पार्टी के कहां है नेता? सब खो गए। और आपने सबने देखा कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने भी जाना पसंद नहीं किया, जबकि उनके साथ मिलकर कभी हाथ जोड़कर सरकार बना रहे थे। तो आखिर तालिबानी सोच भी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। 2022 के यूपी चुनाव में ओबीसी बड़ा फैक्टर रहने वाला है। कल्याण सिंह यूपी में ओबीसी के बड़े और सर्वमान्य नेता रहे हैं। यूपी में ओबीसी समाज की आबादी सबसे ज्यादा, कुल जनसंख्या का लगभग 50% है। इसके साथ ही कल्याण सिंह जिस लोध समाज से आते हैं, उनकी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपी के अलग अलग हिस्सों में खासी अहमियत रखती है। ऐसे में एसपी और कांग्रेस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि न देने को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा निकालने की योजना बना रही है। उनको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो एक आदर्श व्यक्तित्व के नाते, एक लोकप्रिय नेता के नाते, एक सच्चे राम भक्त के नाते दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी वर्ग पहले से ही जुड़े हुए हैं। इस श्रद्धांजलि का किसी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं। सियासी जानकारों का भी दावा है कि यूपी में हर सियासी दल 2022 के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने को मुद्दा बनाना सियासी जानकारों की निगाह में वोट बैंक की सियासत है। भाजपा मुद्दा बना रही है सिर्फ इसलिए कि वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्गों के नेता के प्रति सपा के अध्यक्ष के दिल में हमदर्दी नहीं है या उनको श्रद्धा नहीं अर्पित करना चाहते। ये एक पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स को बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग चैनल से मूव कर रही है और अखिलेश की घेरेबंदी कर रही है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुताबिक बीजेपी नॉन इशू को इशू बना रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि कुछ भी कार्ड भारतीय जनता पार्टी चला ले, कोई भी मुद्दा ले आए, कैसा भी मुद्दा ले आए, उत्तर प्रदेश की हर जाति, धर्म और वर्ग ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हटाना है। यूपी में 50% के आसपास ओबीसी वोटर्स हैं। ये वर्ग यूपी चुनाव की सूरत बदल सकता है। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक की सियासत में कौन बाजी मारता है, ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बीच सड़क पर किसने और क्यों खा लिया जहर,